ओके, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ओलिगोसैकेराइड कंप्लीट किया था और अब हम बात करेंगे अबाउट पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स, एज वी नो दैट पॉलीसैकेराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 20 शुगर यूनिट्स। और पॉलीसैकेराइड को हम पॉली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने ओलिगो का जो क्राइटेरिया है वो 2 to 20 रखा था। 2 to 20 शुगर यूनिट्स से जो बनता है वो ओलिगोसैकेराइड था, और अबाउट 20 शुगर यूनिट्स अगर प्रेजेंट है तो उसे हम पॉलीसेकेराइड कह रहे थे। सो ऑन द बेसिस ऑफ component, that these component are whether same or different, there are two types of polysaccharide: homopolysaccharide and heteropolysaccharide. Well, homopolysaccharide, these are composed of one type of sugar, and these homopolysaccharide on the basis of function is again divided into two types, right? These are again divided into two types on the basis of function. Whether homopolysaccharides are performing function of energy storage, or they are performing function as some kind of structural role. मतलब कि कोई तो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि सेल वॉल बना रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चरल रोल हो गया। तो एनर्जी स्टोरेज में जो होमोपॉलीसेकेराइड यूटिलाइज होते हैं, दे आर स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इनुलिन। स्टार्च, इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज, रिपीटेटिंग यूनिट रहता है ग्लूकोज। ग्लाइकोजन का भी रिपीटेटिंग यूनिट ग्लूकोज रहता है, एंड दीज टू components homopolysaccharides are very much important. Starch is energy storage molecule in plants. Glycogen is energy storage form in animals. Now talking about homopolysaccharides, which play important role as in the formation of some structures, जैसे कि सेल्यूलोज हो गया। सेल्यूलोज जिससे सेल वॉल बनती है, प्लांट की सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं रहती, इसलिए एनिमल सेल्स लोकोमोशन परफॉर्म कर सकते हैं, या एनिमल्स लोकोमोशन परफॉर्म कर सकते हैं। प्लांट में सेल वॉल रहती है, इसलिए वो एक जगह फिक्स्ड रहते हैं, वो लोकोमोशन परफॉर्म नहीं कर सकते। हेमीसेल्यूलोज ले लीजिए, देन पेक्टिन, चिटिन, केराटिन, एक्सेट्रा। These are the homopolysaccharide which play structural role. Talking about heteropolysaccharide, which are composed of more than one type of sugar residue. More than one type of sugar residue. मतलब कि अलग अलग काइंड ऑफ शुगर्स रहती है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। So let us talk about first starch. Starch, which is preferred in plant as a storage molecule. Okay, so it is preferred in plant इसका काम क्या है? एनर्जी स्टोरेज। इसी स्टार्च को बाद में डिग्रेड करके यहाँ से ग्लूकोज निकाला जा सकता है, राइट? डेफिनेटली स्टार्च इज अ होमोपॉलीमर of glucose. That means it is made up of only glucose residue, and depending upon bonding, there are two types of starch molecules.
मतलब कि स्टार्च के दो फॉर्म्स हैं डिपेंडिंग अपॉन बॉन्डिंग। नंबर 1 इज अमाइलोज, जिसको हम सिंपल स्टार्च कहते हैं, एंड नंबर 2 इज अमाइलोपेक्टिन, जिसे हम ब्रांच्ड स्टार्च कहेंगे। अमाइलोज में प्रेजेंट रहता है अल्फा 1,4 बॉन्ड, डेफिनेटली दिस इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड ब्रांच स्टार्च में अल्फा 1,4 भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है एंड अल्फा 1,6 भी रहता है। तो जहां पर ब्रांचिंग होनी होती है वहां पर अल्फा 1,6 रहता है। ठीक है, मतलब कि सपोज ये ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, ठीक है, दीज आर ग्लूकोज यूनिट्स। अब सपोज यहां से ब्रांचिंग होनी है, ये देखिए ब्रांच निकल गई साइड में, ये वाली ब्रांच। तो ये जो ब्रांचिंग हो रही है यहाँ पर, दैट ब्रांचिंग विल रिक्वायर अल्फा 1,6 बॉन्डिंग। तो ये हो गया अल्फा 1,4 बॉन्ड, और ये हो गया अल्फा 1,6 बॉन्ड। तो जहां पर ब्रांचिंग होना होता है वहां पर अल्फा 1,6 बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ स्टार्च डिपेंडिंग अपॉन बॉन्डिंग। देन टॉकिंग अबाउट द amylose which is forming some kind of helix। देखिए यहाँ पर इसने हेलिक्स तैयार किए हैं। हेलिक्स इसलिए तैयार किया है बिकॉज इसके अंदर सिस बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है। ओके, तो सिस बॉन्डिंग होने की वजह से ये हेलिक्सेस तैयार करता है, और ऐसे हेलिक्सेस में जो आयोडीन मॉलिक्यूल है वो आराम से ट्रैप हो जाता है। मतलब कि ये जो हेलिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये हेलिक्स इतने साइज का रहता है कि यहाँ पर आयोडीन मॉलिक्यूल आके आराम से बैठ जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर आयोडीन मॉलिक्यूल आके ट्रैप हो जाएगा, और आयोडीन मॉलिक्यूल आके ट्रैप होने की वजह से अब आयोडीन टेस्ट के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि वेदर द गिवन स्टार्च इज हैविंग अमाइलोज फॉर्म और अमाइलोपेक्टिन फॉर्म। ओके, amylose form or amylopectin form. This can be derived on the basis of iodine test. ओके, अगर आयोडीन टेस्ट की हमने, मतलब कि हमने आयोडीन डाला स्टार्च में और देखा कि अगर ब्राउन और येलो कलर है तो निगेटिव टेस्ट है, मतलब कि स्टार्च एब्सेंट है, दैट मींस अमाइलोज फॉर्म एब्सेंट है। ठीक है, स्टार्च का प्रेजेंस और अब्सेंस हम अमाइलोज से पता कर सकते हैं क्योंकि आयोडीन वहां पर ट्रैप होता है। अमाइलोपेक्टिन में आयोडीन ट्रैप नहीं होता। तो स्टार्च का प्रेजेंस और अब्सेंस अगर हमें पता करना होगा तो हमको अमाइलोज के रिगार्डिंग प्रिंसिपल को ही कंसिडर करना पड़ेगा जहां पर आयोडीन ट्रैप होता है। अब ये आयोडीन ट्रैप होने की वजह से वहां पर ब्लू और पर्पल कलर आ जाएगा, मतलब कि हमारी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगी, और इसका कंक्लूजन ये होगा कि स्टार्च गिवन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। राइट, this is how you will determine the presence or absence of amylose, that is starch, in the given solution. Now one thing about starch again, that biosynthesis of starch occurs in chloroplast, and the storage of starch occurs in chloroplast as well as leucoplast. Chloroplast is present in leaves. ल्यूकोप्लास्ट में भी तीन टाइप्स रहते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट। तो इसमें से जो ल्यूकोप्लास्ट रहते हैं, सॉरी अमाइलोप्लास्ट जो रहते हैं,
अमाइलोप्लास्ट, ऐसे क्लोरोप्लास्ट जो नॉन ग्रीन है और उनका स्टोरेज काम है, उनको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, राइट? द प्लास्टिड which perform function of storage are known as leucoplast. तो ये स्टोरेज किस किस का कर सकते हैं? अगर ये लिपिड का स्टोरेज कर रहे हैं तो इलायोप्लास्ट कहेंगे, प्रोटीन का स्टोरेज कर रहे हैं तो प्रोटीनोप्लास्ट कहेंगे, और अगर स्टार्च का स्टोरेज कर रहे हैं तो उसको अमाइलोप्लास्ट कहेंगे. दिस अमाइलोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन रूट्स, ट्यूबर्स and foods, right? This was all about the starch. Clear? Then we are talking about glycogen. Glycogen, which is highly branched form of amylopectin. अमाइलोपेक्टिन जो कि हमने रिसेंटली देखा है स्टार्च में, उसी की तरह लेकिन हायर ब्रांचिंग फॉर्म वाला, हायर ब्रांचिंग वाला जो मॉलिक्यूल है उसको हम ग्लाइकोजन कहेंगे. ग्लाइकोजन इज रिगार्डेड एज एनिमल स्टार्च. एनिमल्स के अंदर स्टार्च की तरह काम करता है कौन? ग्लाइकोजन. लेकिन वो स्टार्च नहीं है, वो ग्लाइकोजन है. जैसे प्लांट्स में स्टार्च का रोल है उसी तरह एनिमल्स में ग्लाइकोजन का रोल है, ऐसा हम कहना चाहते हैं. और ग्लाइकोजन का स्टोरेज बहुत ही कम अमाउंट में होता है. नियरली 200 ग्राम, नियरली 200 ग्राम. कहां पर स्टोर किया जाता है? इट इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स. ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स. लीवर सेल और मसल सेल के साइटोसोल में स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन को. और अगेन ग्लाइकोजन इज हैविंग अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ब्रांचिंग. सिर्फ डिफरेंस स्टार्च में और ग्लाइकोजन में इतना है कि स्टार्च में आफ्टर एवरी 25th रेसिड्यू ब्रांचिंग होती है, ठीक है, लेकिन ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचिंग आफ्टर एवरी 10th रेसिड्यू होती है, एवरी 10th ग्लूकोज रेसिड्यू. अब थोड़ा सा इस बात को कंसीडर करो कि आपके सामने ऐसा मॉलिक्यूल है जो हर 10 शुगर रेसिड्यू के बाद ब्रांचिंग परफॉर्म कर रहा है, और एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हर 25th रेसिड्यू के बाद ब्रांचिंग परफॉर्म कर रहा है. तो डेफिनेटली जो ए मॉलिक्यूल है जिसमें हर 10th रेसिड्यू के बाद ब्रांचिंग परफॉर्म हो रही है, वो ज्यादा ब्रांच्ड होगा. मतलब कि ग्लाइकोजन में एज कंपेयर टू स्टार्च ज्यादा ब्रांचिंग होगी, और ब्रांच ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर फ्री शुगर रेसिड्यू बहुत सारे अवेलेबल होंगे. फ्री शुगर रेसिड्यू इन द सेंस अप्रोचेबल शुगर रेसिड्यू. अगर मैं कहूं आपको कि आपको यहाँ का शुगर रेसिड्यू निकालना है इस जगह का, तो डेफिनेटली इट इज वेरी मच डिफिकल्ट. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस शुगर रेसिड्यू को आपको निकालना है तो इट इज कंपेरेबली वेरी इजी. तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा. और जितना ज्यादा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा उतना ज्यादा इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी.
इसीलिए हमारे में जो एनिमल्स में स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज का, इट इज ग्लाइकोजन, जो कि हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, राइट। अगर आप थोड़ा इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जब शेर शिकार करता है तब हिरन के बोन्स को वो नहीं खाता है, वो खाता है मसल्स को और लीवर को। मसल्स को और लीवर को इसलिए खाता है क्योंकि मसल्स और लीवर ग्लाइकोजन रिच होते हैं। मसल्स और सिलेक्टेड मसल्स और लीवर खाने के बाद, लीवर तो कंपलसरी खाती है, लीवर खाने के बाद वो जो शेर है वो शिकार को छोड़ देता है, मतलब कि अब उसका जो मेन एरिया था, एनर्जी रिच एरिया था, उसने खा लिया है, अब वो चला जाता है। अब रिमेनिंग जो है उसको खाने के लिए हाइनाज आते हैं या वाइल्ड डॉग्स आते हैं, फिर बाद में जो हड्डियां बचती है उसको खाने के लिए वल्चर्स आते हैं। तो ऐसे करते करते आगे जाकर वह जो फूड साइकिल है वो आगे बढ़ती है, जो कि हम इकोलॉजी में देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोजन। नाउ टॉकिंग अबाउट इनुलिन। अब इनुलिन के बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इनुलिन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, और वैसे भी इनुलिन सिलेक्टेड जगह प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज प्रेजेंट इन ट्यूबर्स ऑफ डाहलिया। डाहलिया ये प्लांट है, और यहाँ पर ट्यूबर्स मतलब कि जो शकरकंद टाइप रहते हैं, यानी कि रूट्स का मॉडिफिकेशन रहता है, वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। उनमें वो उन ट्यूबर्स में स्टोर्ड रहता है इनुलिन। एंड इनुलिन इज एन होमोपॉलीमर of fructose. It is an homopolymer of fructose, and it is having beta 2 1 glycosidic linkage. बीटा 2 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको हम एनिमल्स हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इट कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बाय एनिमल्स। तो इसके लिए इसको एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड यूज किया जाएगा फॉर मेजरिंग GFR, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। थोड़ा याद करो, हमने पढ़ा होगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, राइट। ऐसा कुछ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर रहता है, और नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, राइट, जो कि फिल्ट्रेशन परफॉर्म करता है, यूरिन को फिल्टर करता है, राइट। और यूरिन को फिल्टर करने के बाद यह, या ब्लड को फिल्टर करने के बाद यह क्या करता है, प्राइमरी फिल्ट्रेट तैयार करता है, एंड दैट प्राइमरी फिल्ट्रेट will later be excluded from the body through urinary tract, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारा नेटवर्क रहता है कैपिलरीज का, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। बेसिक चीजें हैं, ग्लोमेरुलस यहाँ पर रहता है, और ये है बोमन्स कैप्सूल। these are proximal convoluted tubule, loop of Henle, it is distal convoluted tubule, and this is collecting duct और सीरी। तो ब्लड यहाँ से एफरंट आर्टेरियोल के थ्रू एंटर करता है, और प्रेशर की वजह से अब ब्लड फिल्टर होता है। ब्लड के जो लिक्विड पार्ट्स है, प्रोटीन छोड़ के जितने भी लिक्विड पार्ट है,
वो मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पर एंटर कर लेता है इनसाइड बोमन्स कैप्सूल, और फिर बाद में यहाँ से वह आगे आगे जाएगा, कुछ चीजें वहां से अब्जॉर्ब होगी, कुछ चीजें वहां पर सिक्रेट की जाएगी, और एट द एंड फिर बाद में ये ट्रैक जो है नेफ्रॉन का ट्रैक, ये आगे जाकर यूरेटर को मिलेगा, और यूरेटर में बाद में जो यूरिनरी ट्रैक के थ्रू यूरिन है वह बाहर चला जाएगा। तो इनुलिन हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, और इनुलिन वाटर के थ्रू बॉडी के बाहर जाता है। तो ऐसे केस में किडनी कितनी फंक्शनल है ये पता करने के लिए हम इनुलिन को इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, और फिर बाद में ब्लड के थ्रू इनुलिन किडनी के पास जाएगा, और फिर बाद में इनुलिन यहाँ पर एंटर करेगा, प्राइमरी फिल्ट्रेट में वह प्रेजेंट रहेगा, और फिर बाद में वह बॉडी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। अब हमें अगर इतना पता है कि स्टैंडर्ड टाइमिंग ऑफ फिल्ट्रेट सपोज 1 आवर है, तो इंजेक्ट करने के बाद इनुलिन 1 आवर के बाद में यूरिन में प्रेजेंट चाहिए। लेकिन अगर वो 1 आवर के बाद में दिख रहा है, मतलब कि 1.30 आवर्स के बाद, या 2 आवर्स के बाद, या 2.30 आवर्स के बाद, तो डेफिनेटली किडनी जो है वह नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये जो फिल्ट्रेट फॉर्मेशन का रेट है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम एनिमल फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इनुलिन। देन टॉकिंग अबाउट सेल्यूलोज। अब यहां से हमारे स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करने वाले होमोपॉलीसेकेराइड्स शुरू हो गए। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज के फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। सेल्यूलोज के फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। सेल्यूलोज फाइबर्स में से अगर हम उसका एक सिंगल यूनिट सोचें तो वो एक मैक्रोफिब्रिल है। ओके, मैक्रोफिब्रिल है। इस मैक्रोफिब्रिल को अगर हम और इसका एक कंपोनेंट देखें तो ये फाइबर है, ठीक है, फाइबर है। और फाइबर का और एक कंपोनेंट देखें तो वो माइक्रोफिब्रिल है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको स्किप भी कर सकते हो। तो सेल्यूलोज फाइबर के बाद मैक्रोफिब्रिल, मैक्रोफिब्रिल के बाद माइक्रोफिब्रिल, माइक्रोफिब्रिल is composed of cellulose chain, and these are the cellulose chain. Okay, again cellulose is an homopolysaccharide of glucose, तो ये भी ग्लूकोज यूनिट है, ये भी ग्लूकोज यूनिट है। ऑल दीज आर ग्लूकोज रेसिड्यू विच आर बाउंडेड टुगेदर बाय बीटा 1,4 लिंकेज। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसा कर सकते हो कि जो प्लांट की सेल वॉल है, दैट प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ cellulose fibers. Cellulose fibers, these are composed of macrofibrils. Macrofibrils are composed of microfibrils, and microfibrils are composed of cellulose chains, and cellulose chains are composed of glucose subunits. They are composed of glucose subunits. Now the bonding that is present between glucose subunit is beta 1,4 ट्रांस बॉन्डिंग, और ट्रांस बॉन्डिंग होने की वजह से शीट लाइक स्ट्रक्चर यहां पर तैयार होगा, राइट। इट विल फॉर्म शीट लाइक स्ट्रक्चर, and the sheet like structure will later give mechanical strength. Will give mechanical strength. Talking about presence or absence of
द सेलुलोज इन ऑर्गेनिजम्स। प्लांट में तो सेलुलोज प्रेजेंट रहता ही है, हमें पता है, लेकिन देर आर सम फंगसेस in which cellulose is present. So it is present in cell wall of plant and some funguses known as Oomycetes. Oomycetes is a type of fungus. तो एनिमल्स में सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, स्पेशली दोज एनिमल्स जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स लैक cellulase enzyme, and this cellulase enzyme is responsible for breaking of beta 1,4 bond. There are some microbes which can digest cellulose. Also there are some fungus which can digest cellulose, and the ruminant animals, that means those animals जो कि सेलुलोज को खाते हैं, किसी चीज को खाते हैं, पहले फास्ट खा लेते हैं और फिर बाद में अपने पेट से फिर से मुंह की तरफ लाते हैं और उसको चबाते रहते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं काउ एंड बफेलो की, रूमिनेंट एनिमल्स, काउ, बफेलो, ये क्या करते हैं, जो सेलुलोज है उसको फास्ट खाते हैं, सामने जो भी घास डाली है उसको फास्ट भी खा लेते हैं और फिर बाद में रात को एक जगह बैठकर वो चबाते रहते हैं उसको, राइट। तो इनको फोरगट फर्मेंटर भी कहते हैं। These are also called as foregut fermenter. Basically, these ruminant animals is having microflora in their stomach, and that microflora, that means that microorganisms, microbes which are present in the stomach of cow and buffalo, they release cellulase enzyme, and this cellulase enzyme will now convert cellulose into ग्लूकोज। तो रूमिनेंट एनिमल के खुद के पास नहीं है सेलुलेज एंजाइम, उन एनिमल्स के स्टमक के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सेलुलेज एंजाइम तैयार करते हैं, जिससे कि सेलुलोज का कन्वर्शन बाद में ग्लूकोज में हो जाए, और इसी ग्लूकोज को फिर बाद में एनिमल यूटिलाइज करता है, राइट। और इसी ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है वह बैक्टीरिया जो कि सेलुलेज एंजाइम तैयार कर रहा है। ये बैक्टीरिया इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करके वहां से लैक्टिक एसिड बनाएगा, क्योंकि स्टमक के अंदर अनएरोबिक कंडीशन रहती है, और अगर एनारोबिक कंडीशन प्रेजेंट रहती है स्टमक के अंदर तो ऑब्वियसली वहां पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होगा, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर रेस्पिरेशन हुआ तो वन ऑफ द प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं, ठीक है। यही लैक्टिक एसिड जो कि एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, इसी शॉर्ट चेन फैटी एसिड को अब यूज किया जाता है एज एनर्जी। फॉर एनिमल्स, ठीक है, मतलब कि सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनाया जाएगा,
लैक्टिक एसिड जो कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, तो वह शॉर्ट चेन फैटी एसिड अगेन एनिमल्स एब्जॉर्ब करेगा और एज ए एनर्जी सोर्स यूज करेगा। ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट चिटिन, चिटिन which is made up of repetitive unit of N-acetyl D-glucosamine। थोड़ा याद करो, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको देखा है, N-acetyl D-glucosamine which is an amino sugar, right? This is an amino sugar। हमने ग्लूकोज लिया था, उसके सेकेंड कार्बन के ऊपर अमाइन ग्रुप डाला था, और उस सेकेंड कार्बन के ऊपर जो अमाइन ग्रुप वाला नाइट्रोजन है उसके ऊपर एसिटिल ग्रुप ऐड किया था, और हमने एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन तैयार किया। दिस चिटीन इज हैविंग बीटा 1,4 bonding, and obviously again this will form sheet like structure, and this sheet like structure called chitin is present on various animals, mostly insects। सो इंसेक्ट्स के अंदर एक्सोस्केलेटन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है चिटिन। ऑल्सो इट इज प्रेजेंट इन सेल वॉल्स ऑफ फंगसेस एक्सेप्ट ओमाइसीटस, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि ओमाइसीटस के अंदर सेलुलोज की सेल वॉल बनती है, राइट? ओमाइसीटस में सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनती है, और फंगस के बाकी जितने भी क्लासेस है या जितने भी ऑर्डर है, जितने भी टाइप्स होंगे, उनके सेल वॉल में चिटिन प्रेजेंट रहता है। ऑल्सो द चिटिन इज प्रेजेंट एज एक्सोस्केलेटन ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स। लोअर ऑर्गेनिजम्स के एक्सोस्केलेटन का मेजर पार्ट है चिटिन, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। ये एक एयरविग नाम का इंसेक्ट है जिसके ऊपर चिटिनस एक्सोस्केलेटन है। ये बीटल्स हैं जो कि अगेन इंसेक्ट में आते हैं, इनके ऊपर चिटिनस एक्सोस्केलेटन है, राइट? अब ये कैल्शियम कार्बोनेट का है, ये तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं करेंगे। श्रिम्प ले लो, श्रिम्प इट इज अगेन मेड अप, इट्स एक्सोस्केलेटन इज अगेन मेड अप ऑफ चिटिन। स्पाइडर ले लीजिए, एक्सोस्केलेटन अगेन मेड अप ऑफ चिटिन, राइट? तो मोस्टली जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन को, मतलब कि बाहर का स्केलेटन जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है, इट इज मेड अप ऑफ चिटिन। इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस कर लो, क्रस्टेशियंस दैट मीन्स क्रैब्स वगैरह, ओके। तो बेसिकली हमने ये देखा है कि चिटिन ओमाइसीटस को छोड़कर सब में प्रेजेंट रहता है, और फंगस की क्लासेस अगर आपको याद आती होगी, बॉटनी वाले बच्चे होंगे डेफिनेटली, एस्कोमाइसीटस, बेसिडियोमाइसीटस, ड्यूटेरोमाइसीटस एंड ओमाइसीटस। तो ओमाइसीटस फोर्थ वाली क्लास है जिसमें सेलुलोज एज अ सेल वॉल का कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, और इसको अगर छोड़ दिया तो ऊपर के जो तीन केसेस हैं, एस्कोमाइसीटस, बेसिडियोमाइसीटस एंड ड्यूटेरोमाइसीटस, दे आर हैविंग चिटिन एज देयर major component of the cell wall, right? Then talking about pectin, pectin which is the component of middle lamella of plant cell। अब ये मिडल लैमेला क्या है,
उसके लिए हमें समझना पड़ेगा प्लांट सेल्स। सपोज these are two plant cells. इन प्लांट सेल्स में हमें कुछ लेयर्स दिखानी पड़ेगी। ये है सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल के बाद आती है प्राइमरी सेल वॉल, अब इसके बाद आएगी मिडल लैमेला। राइट, इसके बाद आएगी मिडल लैमेला, और फिर बाद में अगेन देयर विल बी द प्राइमरी सेल वॉल, राइट, अगेन सेकेंडरी सेल वॉल रहेगी, एंड देन प्लांट सेल रहेगा। हाँ, आप इसको ऐसा भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम। This is cell 1 and this is cell 2. So between these two cells, the middle lamella is acting as a bridge. Middle lamella is the cementing layer. It is the cementing layer which is holding two cells at their position. और इन दोनों सेल्स को फिक्स्ड रखने का काम कर रही है मिडल लैमेला। जैसे दो ईंटों के बीच में सीमेंट काम करता है, उसी तरह दो प्लांट सेल के बीच में मिडल लैमेला का पेक्टिन नाम का कंपोनेंट काम करता है। टॉकिंग अबाउट दिस पेक्टिन मोर, दैट इट इज मेड अप ऑफ galacturonic acid and it is an homopolymer of galacturonic acid. This galacturonic acid can also be regarded as polygalacturonic acid. मतलब कि पॉलीगैलेक्ट्रॉनिक एसिड अगर आप ले लो तो वो पेक्टिन ही हो रहा है, क्योंकि एक से ज्यादा गैलेक्ट्रॉनिक एसिड है तो वो पॉलीगैलेक्ट्रॉनिक एसिड हो गया। और इस पॉलीगैलेक्ट्रॉनिक एसिड की वजह से जो फ्रूट्स रहते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। जैसे कि आप कच्चा आम ले लो, राइट, कैरी, कच्चा आम, लेकिन जब राइपनिंग की प्रोसीजर होती है, पका हुआ आम जो कि सॉफ्ट रहता है, सो हियर देयर इज formation of there is secretion of ethylene hormone by the plant, and because of this ethylene hormone there is formation of pectinase enzyme, and that pectinase enzyme will cleave polygalacturonic acid. पॉलीगैलेक्चुरोनिक एसिड कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ मिल जाता है, पॉलीगैलेक्चुरोनिक एसिड या पेक्टिन। इट कैन बी आल्सो प्रेजेंट एज कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। मतलब कि
पॉलीगैलेक्टोनिक एसिड में से H पॉजिटिव निकाल दिया और वहां पर कैल्शियम लगा दिया या मैग्नीशियम लगा दिया, तो कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट बन चुका है। अब ये कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट की वजह से फ्रूट हार्ड हो जाते हैं, और जब राइपनिंग की प्रोसीजर शुरू होती है तो फ्रूट कह लो या प्लांट कह लो, इथिलीन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। दैट इथिलीन हार्मोन विल एक्टिवेट expression of pectinase enzyme, and now this pectinase enzyme will cleave calcium pectate or magnesium pectate, and so there will be conversion of unripe fruit into ripe fruit. Okay, also pectate is having tendency to remain in hydrated form, मतलब कि ये वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से पेक्टेट को हम जेलीज में और टॉफीज के अंदर यूज करते हैं। Therefore it is used in jelly and toffee formation, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ये है या इसकी एबिलिटी ये है कि ये वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है, तो ये ऑलवेज हाइड्रेटेड रहेगा। और जेली जो रहता है वो वॉबली रहता है, उसमें पानी का कंटेंट रहता ही है। ठीक है, पेक्टिनेज एंजाइम कह लो या पॉलीगैलेक्टो यूरिनिडेज एंजाइम कह लो, एक ही है, पॉलीगैलेक्टो यूरोनिडेज एंजाइम, तो एक ही बात, पेक्टिनेज एंजाइम कह लो या पॉलीगैलेक्टो यूरोनिडेज एंजाइम कह लो, एक ही बात, राइट। दिस इज अबाउट पेक्टिन। नाउ टॉकिंग अबाउट हेटेरोपॉलीसेकेराइड, और हेटेरोपॉलीसेकेराइड में हम बात कर रहे हैं अबाउट ग्लाइकोजा अमीनो ग्लाइकन्स। Glycan means two different type of sugar. If there is presence of two different type of sugars, then we say that it is a glycan. But when there is presence of modified sugars, like for example, one is amino sugar and other is acidic sugar, then we say that this is not a glycan, it is a glycosaminoglycan. Glycan यानी दो different sugar residues, और glycosaminoglycans, that means presence of two sugar residues but modified sugar residues, normal नहीं, modified sugar residue, जैसे कि amino sugar and acidic sugar. ओके, अब इसका पहला एग्जांपल है पेप्टिडोग्लाइकन, which is present in bacterial cell wall. Peptidoglycan which is present in bacterial cell wall, और ये पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव में भी प्रेजेंट रहता है एंड ग्राम निगेटिव के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, क्योंकि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम निगेटिव, दोनों बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहती है। पेप्टिडोग्लाइकन को म्यूरिन भी कहा जाता है, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ two sugar residues. Number one is N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. This is N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid.
नाम एंड नाग, और नाग नाम नाग नाम ऐसे, NAG NAM NAG NAM रिपीटेटिंग यूनिट्स, right? And the bond which is present between these two sugar residues is beta 1,4 bond, beta 1,4 bond, and this beta 1,4 bond, आप इस बीटा 1,4 बॉन्ड को यहाँ पर भी बता सकते हो, दिस इज बीटा 1,4 बॉन्ड, and this beta 1,4 bond is cleaved by an enzyme which is known as म्यूरामिनिडेज, जो कि लाइसोजाइम में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, लाइसोजाइम में प्रेजेंट रहता है। लाइसोजाइम में प्रेजेंट रहता है म्यूरामिनिडेज, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन के बीच का बीटा 1,4 बॉन्ड तोड़ता है, जिसकी वजह से अब बैक्टीरिया की सेल वॉल रप्चर हो जाएगी और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो जब हम गाड़ी चलाते हैं या कुछ ट्रैवल करते रहते हैं, तब हमारे आंखों में बैक्टीरिया जाते हैं, आंखों में पानी आता है, आंखों में पानी आता है, तो पानी इज यू कैन से द आंसू इज कंपोज्ड ऑफ लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम्स किल करते हैं इन बैक्टीरिया को, जिससे कि हमारे आंखें प्रोटेक्टेड रहेगी, राइट? सो मोर देन दैट यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग, सिर्फ इतना ही याद रखो कि म्यूरामिनिडेज या लाइसोजाइम has those enzyme that can cleave this beta 1,4 bond, right? Also आपको ये भी याद रखना है कि जो दो चेन्स है, दिस इज चेन नंबर 1 एंड दिस इज चेन नंबर 2, इन दो चेन के बीच में भी बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है, ठीक है? एंड दैट बॉन्डिंग इज मेड अप ऑफ मेजर 4 अमाइनो एसिड, L-alanine, D-glutamic acid, D-alanine एंड अगेन D-alanine, ठीक है? ये जो बीच का है इसको आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? इसको याद नहीं रखा तो भी चलेगा। तो L-alanine, D-glutamic acid and D-alanine, these 3 amino acid you should remember. दो शीट्स के बीच में या दो चेन्स के बीच में जो पेंटा अमीनो एसिड बॉन्डिंग होती है, ठीक है, या जो अमीनो एसिड की बॉन्डिंग होती है, उसमें कौन से अमीनो एसिड इन्वॉल्व रहते हैं? L-alanine, D-glutamic एसिड एंड D-alanine। अब थोड़ा याद करो, हमने जब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, तब हमने ये कहा था कि शुगर्स डी फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स डी फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, और नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड एल फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। अब यहाँ पर हमको एक एक्सेप्शन दिख रहा है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर जो अमीनो एसिड हमें दिख रहा है, इट इज ऑफ डी फॉर्म, नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड आर ऑफ एल फॉर्म। डी फॉर्म बहुत रेयर है, तो डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड कहाँ पर मिलते हैं हमको? इन द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर और बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है? डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड are rare, and these rare amino acid are present in the cell wall of bacteria, right? Then the linking between these amino acid is broken by an endopeptidase known as transpeptidase,
ट्रांसपेप्टाइडेज नाम का एंजाइम इन दोनों चेन्स के बीच में अमीनो एसिड के थ्रू जो बॉन्डिंग हो रही है या क्रॉस लिंकिंग हो रही है, इसको ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस क्रॉस लिंकिंग को ब्रेक होने की वजह से अब बैक्टीरिया की सेल वॉल अनस्टेबल हो जाएगी और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। लेकिन बैक्टीरिया भी इतने होशियार रहते हैं कि बैक्टीरिया ऐसा एंजाइम तैयार करेंगे या ऐसा एंटीबायोटिक तैयार करेंगे जो कि ट्रांसपेप्टाइडेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, एंड इट इज नोन एज पेनिसिलिन। सो पेनिसिलिन और एम्फिसिलिन, these are ampicillin, these are antibiotics that inhibits activity of transpeptides. Okay, then talking about other glycosaminoglycans like hyaluronic acid, chondroitin, dermatan sulfate and heparin sulfate. आप इसको डर्मेटन भी कह सकते हैं या डर्मेटन सल्फेट भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डर्मेटन सल्फेट, हेपेरिन सल्फेट एंड हेपेरिन। तो सिंपली आप क्या करो, सिंपली आप एनलिस्ट कर लो कि गैग कौन सा है और कंपोनेंट कौन से कौन से। नंबर 1 इज हाइलुरोनिक एसिड which is composed of N-acetyl muramic acid and N-acetyl D-glucosamine. N-acetyl muramic acid and N-acetyl D-glucosamine. Then chondroitin, आप chondroitin को chondroitin सल्फेट भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। okay? Chondroitin, it is composed of glucuronic acid plus N-acetyl galactosamine. N-acetyl galactosamine. Then dermatan, which is composed of iduronic acid plus N-acetyl D-galactosamine, and heparin sulfate, which is composed of glucuronic acid plus N-acetyl D-glucosamine, and the last is heparin, which is composed of iduronic acid plus N-acetyl D-glucosamine. Now about heparin, you must know. About heparin, you must know that heparin is negatively charged, and this heparin acts as an anticoagulant. मतलब कि ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ओके, एंड इट इज एब्सेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में हेपेरिन एब्सेंट रहता है, बाकी जो है वो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। ओके, अब एक बात याद रखो कि ये जितने भी कॉन्ड्रियोटिन, डर्मेटन, हेपेरिन सल्फेट, हेपेरिन सल्फेट एंड हेपेरिन है, ये सारे के सारे किसी ना किसी प्रोटीन के साथ बाउंड होते हैं। मतलब कि सपोज ये कोई एक प्रोटीन है, राइट, उस प्रोटीन का सपोज ये अमीनो एसिड है कोई, सपोज ग्लाइसिन है सपोज, ठीक है। तो इस अमीनो एसिड के साथ एसोसिएट होते हैं शुगर रेसिड्यू, मतलब कि ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड, जैसे कि जिसको हम गैग कहते हैं। सो ऑल दीज 4 chondroitin, sulfate, dermatan sulfate, heparin sulfate and heparin, all these associate with proteins
but there is only one exception to this, which is hyaluronic acid. Now, about hyaluronic acid, you can enlist that hyaluronic acid is the only acid that do not, only acid, that means only gag that do not associate with other proteins, with other proteins. और ये जो गैग एसोसिएट हो रहे हैं प्रोटीन के साथ, ये जो गैग एसोसिएट हो रहे हैं प्रोटीन के साथ, इनको मिला के हम प्रोटियोग्लाइकन कहते हैं, जो कि सेल बायोलॉजी में और पढ़ने को मिलेगा आपको। तो प्रोटीन के साथ जब गैग एसोसिएट होता है उसको हम प्रोटियोग्लाइकन कहते हैं, और प्रोटीन के साथ जब ओलिगोसैकेराइड एसोसिएट होते हैं तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। So there is a difference between proteoglycan and glycoprotein. प्रोटियोग्लाइकन में हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स एसोसिएट होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन में ओलिगोसैकेराइड एसोसिएट होते हैं। प्रोटियोग्लाइकन दे फॉर्म पार्ट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, सेल के अराउंड जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रहता है ये तैयार करता है गैग और प्रोटीन मिलके, मतलब कि प्रोटियोग्लाइकन। और जिस ग्लाइकोप्रोटीन की हम बात करते हैं ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है आउटर फेस में। So there is a basic difference between proteoglycan and glycoprotein. भले ही ये सुनने में सेम लगते हैं but these are not same, these are different. चलो यहां तक सबको क्लियर हो गया? This was all about the carbohydrate part. Okay. So now let us talk about the next part of biomolecule, which is lipid. Talking about lipids. What are lipids? Lipids, these are macromolecules but not true polymer. मैक्रोमोलिक्यूल तो है ये, लेकिन ट्रू पॉलीमर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रिपीटेटिंग यूनिट नहीं रहता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर देन टू थिंग्स, बट रिपीटेशन नहीं रहता है। नेचर इनका नॉन पोलर रहेगा। नॉन पोलर मतलब कि डेफिनेटली ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। आइदर नॉन पोलर हो सकता है या एम्फीपैथिक हो सकता है, मतलब कि इट में हैविंग बोथ पोलर एज वेल एज नॉन पोलर नेचर। तो लिपिड के पास एक तो नॉन पोलर नेचर रहेगा या दे मे हैव बोथ पोलर एज वेल एज नॉन पोलर नेचर, दैट इज एम्फीपैथिक नेचर। Now let us talk about various physiological roles of these lipids. Okay, various physiological roles of these lipids. There are many physiological roles that are performed by lipids, and one of these physiological role is structural role. That is, lipid acts as membrane component. They act as membrane component. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन कह लो, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन कह लो, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन कह लो। तो इन मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट है लिपिड्स। साथ ही साथ लिपिड का स्टोरेज का भी रोल है। इट एक्ट्स एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल। अगर हम फ्यूल वैल्यू देखें, फ्यूल वैल्यू मतलब कि लिपिड को ऑक्सीडाइज करने के बाद कितनी एनर्जी मिलती है, तो अबाउट 9 किलो कैलोरी पर ग्राम
पर ग्राम, 1 ग्राम अगर हमने लिपिड को बर्न किया तो उससे 9 किलो कैलोरी हमें एनर्जी मिलेगी, और ये होगी उसकी फ्यूल वैल्यू। अगर हम प्रोटीन का 1 ग्राम लेते हैं तो 4 किलो कैलोरी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट का लेते हैं तो अगेन 4 किलो कैलोरी मिलेगी। तो सबसे ज्यादा जो फ्यूल वैल्यू है वो है फैट्स की और लिपिड्स की। लेकिन फिर भी लिपिड एज एन इंस्टेंट एनर्जी सोर्स यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिपिड को ऑक्सीडाइज करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसीलिए एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल वी कैन से, और एज एन सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, एनिमल्स में ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है। क्योंकि अगर फ्लाइट फ्राइट कंडीशंस आ गई तो भागने के लिए एक्साइटेड होता है एनिमल, शेर पीछे लग गया तो हिरन भागने की कोशिश करेगी। तो अगर फिजियोलॉजिकली फैट स्टोर करती है वो एज ए एनर्जी सोर्स, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स, तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, इतने में तो शेर आकर खाकर चला जाएगा। तो इसीलिए जो ग्लाइकोजन है वो एज अ इंस्टेंट एनर्जी मॉलिक्यूल यूज किया जा सकता है। लेकिन एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल लिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम स्टारवेशन कंडीशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। और स्टोरेज मॉलिक्यूल के लिए प्रेफरेंस इसलिए है क्योंकि एक तो ये लेस स्पेस लेते हैं, स्पेस कम लेते हैं और एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। They provide more energy. Then talking about heat generations, brown fat, which is present in organisms or animals which are present on colder regions, जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल में पोलार बियर ले लो, दैट पोलार बियर इज हैविंग ब्राउन फैट, जो कि ऑक्सीडाइज करने के बाद हीट जनरेशन करता है। ठीक है, हीट जनरेशन करता है। देन बायोन्सी, लार्ज मोराइन फिशेस जैसे कि ब्लू व्हेल ले लो, डॉल्फिन ले लो, राइट, these are having higher lipid concentration in their head, and because of higher concentration in their head वो पानी में डूबते नहीं है, बायोन्सी प्रोवाइड होती है बिकॉज ऑफ लिपिड। देन टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी मैसेंजर रोल ऑफ लिपिड, लिपिड कैन एक्ट एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स ले लो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स which are the local pain signaling molecules and other eicosanoids which are derived from 20 carbon arachidonic acids, जो आगे हमें समझ में आएगा। even the platelet activating factor PAF, this also act as प्राइमरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर की तरह भी काम करता है लिपिड, जैसे कि डाइअसाइल ग्लिसरॉल, IP3 सॉरी PIP3, फॉस्फेटिडिल, आयनोसिटॉल, ट्राइफॉस्फेट, phosphatidyl ionositol, triphosphate. Then lipids can act as an surfactant molecule. Surfactant are those molecules that disaggregate lipids. हमारे शर्ट के ऊपर जब ऑयल लगता है तो हम उसके ऊपर सर्फ एक्सेल या जो भी हमारे पास पाउडर है वो डालते हैं, और फिर बाद में उसको थोड़ा मैकेनिकल से फोर्स अप्लाई करते हैं, रब करते हैं। तो बेसिकली दैट पाउडर इज एक्टिंग एज एन सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल, जो लिपिड मॉलिक्यूल को डिसएग्रीगेट कर देगी। तो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल ये ऐसे मॉलिक्यूल रहते हैं दैट डिसएग्रीगेट म्यूकस इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स।
that disaggregate mucus in alveoli of lungs, जिससे कि alveoli फंक्शनिंग नॉर्मल रहे। क्योंकि अगर alveoli के अराउंड ज्यादा म्यूकस स्टोर हो गया तो डेफिनेटली गैस को एक्सचेंज होने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो ऐसे केस में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तैयार हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एस्थमा की कंडीशन पता होगी, तो एस्थमा में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ सम एलर्जिक कंडीशन, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और वो म्यूकस थिक हो जाता है। तो ऐसे केस में एक पंप मिलता है जिसको लेने के बाद वो जो म्यूकस है, दैट म्यूकस बिकम डिसएग्रीगेट, क्योंकि वहां पर सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल नहीं बनते प्रॉपर अमाउंट में, जिसकी वजह से एक्सटर्नली पंप के थ्रू सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोवाइड किए जाते हैं एंड दोज केमिकल्स will disaggregate mucus so that proper respiration or proper inhaling and exhaling will occur. This is the role of surfactant molecule. For example, dipalmitoyl phosphatidylcholine. Dipalmitoyl phosphatidylcholine. So these are the functions of lipids. Then talking about composition of lipids. Lipids, these are which are composed of carbon, hydrogen, and oxygen. And the carbon hydrogen content is very much more than the oxygen content, right? And the lipids are composed of two parts. Number one is polyhydroxy alcohol and the fatty acid chain. पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल मतलब कि ऐसे अल्कोहल जिसमें मोर देन 1 OH ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल ले लो। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हमें पता है, जब हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड पढ़ा था तो ग्लिसरॉल भी बनाया था। स्पिंगोसिन, this is another example. Now talking about fatty acids, there are two types of fatty acids: saturated fatty acid, which are having single carbon atom, carbon-carbon single bond, and unsaturated fatty acid, which are having carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond. Okay. So there is a bond which is present between this polyhydroxy alcohol and fatty acid, and it is known as ester bond. तो अब एक बात समझ लो कि जो ईस्टर बॉन्ड है वह लिपिड्स में प्रेजेंट रहता है, ऑल्दो सम अदर बॉन्ड्स में भी प्रेजेंट, लेकिन मेजर कौन सा बॉन्ड है? ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। शुगर्स के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड रहता है, और ये सारे बॉन्ड्स कोवैलेंट बॉन्ड्स जिनको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। एंड ऑल दीज बॉन्ड्स विल स्टेबिलाइज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस या अमीनो एसिड एक दूसरे से बाइंड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इट इज स्टेबिलाइज्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड व्हिच इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। Now talking about fatty acid first. Fatty acid, which are of two types, we can write down here. Fatty acid वाला part अब हमको देखना है। Fatty acid which are composed of either acyl chain or
एसिडिक ग्रुप, मतलब कि असाइल चेन मतलब कि कार्बन चेन, जैसे कि CH2 हो गया, ये CH2 CH2 CH2, दिस इज असाइल चेन। और एसिडिक ग्रुप रहता है एट द एंड, COOH, राइट। Now there are two types of fatty acid that we have discussed, and now we will discuss them in detail: saturated and unsaturated fatty acids. Saturated fatty acids, which are completely reduced and they are having only carbon, single bond carbon in their structure. Now, because of that, they will yield more energy, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होने की वजह से उसको क्लीव करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं जाती। जो सेकंड जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, दैट्स व्हाई वहां से एनर्जी कम आएगी। सैचुरेटेड फैटी एसिड में शॉर्ट चेन फैटी एसिड आते हैं एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड आते हैं। लेट अस टॉक अबाउट शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। शॉर्ट चेन फैटी एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, दिस इज एसिटिक एसिड। CH3 bond CH2 bond C double bond O bond OH, this is propionic acid। देन ऐसा करते करते 5 कार्बन अगर आ गया, ये 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, तो अगर 5 कार्बन आ गया तो वो वैलेरिक एसिड हो गया। 6 कार्बन अगर रहा तो वो कैप्रोइक एसिड हो गया। दीज आर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, और हमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड से कोई भी लेना देना नहीं है। We are concerned with the long chain fatty acids, right? Talking about long chain fatty acids. Long chain fatty acids जैसे कि 12 कार्बन वाला लॉरिक एसिड, ओके, 12 कार्बन वाला लॉरिक एसिड, 14 कार्बन वाला माइरिस्टिक एसिड, 16 कार्बन कंटेनिंग palmitic acid, 18 carbon containing stearic acid, and the 20 carbon containing arachidonic acid, which is the most important। अरेकिडोनिक एसिड को हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे जाकर सारी चीजें अरेकिडोनिक एसिड के कंसर्न ही घूमने वाली, राइट। कंसेप्ट्स वहीं से शुरू होंगे। तो बेसिकली जैसे जैसे असाइल चेन की लेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे हाइड्रोफोबिसिटी इंक्रीज होगी। As acyl chain length increases, hydrophobicity increases। जिससे बेटर एग्रीगेशन होगा, और बेटर एग्रीगेशन होने की वजह से जो थर्मल मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा रहेगा। थर्मल मेल्टिंग पॉइंट ये ऐसा टेम्परेचर है जहां पर जेल वाला फॉर्म 50% रहता है और सोल वाला फॉर्म 50% रहता है, ठीक है। फैट्स के दो फॉर्म है, लिपिड्स के दो फॉर्म है, जेल फॉर्म एंड सोल फॉर्म। तो जेल फॉर्म मतलब कि थोड़ा सॉलिड जैसा, सोल फॉर्म यानी कि लिक्विड जैसा। जैसे कि हम घी देखते हैं तो घी में दो तरीके का घी मिलता है हमको, एक सॉलिड वाला फॉर्म
और ऊपर ऊपर लिक्विड वाला फॉर्म रहता है। समर में आपको आपने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें आइदर सिंगल डबल बॉन्ड रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एंड इसको हम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, दैट मींस वी कैन पार्शियली ऑक्सीडाइज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, क्योंकि इन बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। अब एक डेल्टा एंड ओमेगा नोमेनक्लेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं पाल्मिटिक एसिड लूं या पाल्मिटोलिक एसिड लूं, सपोज पाल्मिटोलिक विच इज कंपोज ऑफ 16 कार्बन, एंड आई नो दैट between 9th and 10th carbon there will be a double bond. ठीक है, suppose CH3 bond CH2, this is a 16 carbon atom containing palmitolic acid. तो इसके दो प्रकार के नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। नंबर 1 इज ओमेगा नोमेनक्लेचर, जो कि कम यूज किया जाता है, और दूसरा है डेल्टा नोमेनक्लेचर, जो कि कॉमनली यूज किया जाता है। जब आप फंक्शनल ग्रुप से शुरू करो नंबरिंग, तो वो डेल्टा नोमेनक्लेचर होगी, और जब आप फर्स्ट कार्बन से शुरू करो तो वो ओमेगा नोमेनक्लेचर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16, and there is a double bond। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप इसको करेक्ट कर लो। The double bond is present between 9 and 10 carbon. So there will be CH, double bond CH here, and there will be CH2 bond CH2 here. अब सही हो गया। Okay, double bond is present between 9th and 10th residue. तो इसको हम कहेंगे 16:1 cis delta 9 palmitolic acid। तो 16 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड जो है वो 9 के पास है, दैट मीन्स 9 और 10 के बीच में है। वो भी कहां से, जो एसिडिक ग्रुप है यानी फंक्शनल ग्रुप है वहां से, फंक्शनल ग्रुप से 9th पोजीशन के ऊपर वह बॉन्ड प्रेजेंट है, और 16 कार्बन का वह फैटी एसिड है, और उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है। अब सिस बॉन्डिंग और ट्रांस बॉन्डिंग हमें समझनी पड़ेगी। दो प्रकार की बॉन्डिंग यहां पर हो सकती है, एक है सिस बॉन्डिंग एंड ट्रांस बॉन्डिंग। ये जो हमारे सामने है इट इज ट्रांस बॉन्डिंग, और ट्रांस बॉन्डिंग की वजह से किसी भी प्रकार का किंक तैयार नहीं होता, किसी भी प्रकार का बेंड तैयार नहीं होता। इससे टीएम जो है या थर्मल मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा। मतलब कि दो फैटी एसिड चेन ज्यादा पैक होगी अगर वो इस तरीके की होगी। इमेजिन करो, अगर दो फैटी एसिड चेन
ऐसी है तो डेफिनेटली वो ज्यादा से ज्यादा पैकिंग परफॉर्म करेगी, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैकिंग होगी इन दोनों में, जिससे कि मेम्ब्रेन को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी और उतना मुश्किल होगा उस मेम्ब्रेन को टीएम को अटेन करना, तो उसका थर्मल मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब कि ज्यादा टेम्परेचर वो फ्लूइडिटी शो करेगी ज्यादा टेम्परेचर पर। लेकिन अगर हम सिस बॉन्डिंग की बात करें, दैट मीन्स CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड H, तो ये हो गया सिस बॉन्ड। तो ऐसे केस में क्या होता है कि थर्मल मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ये ऐसा कुछ तो भी एक बेंड तैयार हो जाएगा, ये देखिए एक बेंड तैयार हो गया, राइट। और दूसरी जो चेन है वो सपोज से सीधी सीधी, तो पैकिंग जो है वो सिर्फ यहाँ तक हो रही है, इस रीजन में पैकिंग हो रही है दोनों चेन्स के बीच में, और इतना रीजन जो है वो अब अनकैप्ड अनपैक्ड है, जिसकी वजह से थर्मल मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। ठीक है। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर आपको सपोज क्वेश्चन आ गया, वैसे तो नहीं आने वाला लेकिन फिर भी सपोज आ गया क्वेश्चन कि अगर डेल्टा कार्बन नंबर इतना है तो ओमेगा कार्बन नंबर कितना होगा, तो आपके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, टोटल कार्बन माइनस डेल्टा कार्बन नंबर इज इक्वल टू ओमेगा कार्बन नंबर। डेल्टा और ओमेगा में अगर सवाल आ गया तो अगर ओमेगा लोगे तो ओमेगा नॉमेनक्लेचर पाल्मिटोलिक एसिड का क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ओमेगा 7 पाल्मिटोलिक एसिड हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पर से डबल बॉन्ड शुरू हुआ है, इस साइड से आ गए तो आपको पता चलेगा कि 9th पोजीशन से डबल बॉन्ड शुरू हुआ है। ठीक है। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 16 है फॉर एग्जांपल, और डेल्टा नॉमेनक्लेचर कहाँ से शुरू हो रहा है, 9 से हो रहा है, तो 16 माइनस 9 ये हो गया 7, तो ऑब्वियसली ओमेगा 7 फैटी एसिड होगा वो। ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते लेकिन ठीक है, पता रहना चाहिए। ओके, देन टॉकिंग अबाउट द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, 16 कार्बन वाला और एक डबल बॉन्ड वाला, और ये डबल बॉन्ड सिस टाइप का है, 9th पोजीशन पर प्रेजेंट है, पाल्मिटोलिक एसिड, जिसको ओमेगा 7 एसिड कहेंगे। 18 कार्बन है, 1 डबल बॉन्ड है 9th पोजीशन पर, अगेन so it is oleic acid, ओमेगा 9 कहा जाएगा इसको। तो ये दोनों हो गए मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें एक ही डबल बॉन्ड है, दिस इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नाउ टॉकिंग अबाउट 18 carbon and 2 bonds, one bond is present at 9 carbon and one bond is present at 12 carbon, लिनोलिक एसिड, ओमेगा 6 कहेंगे इसको। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, जो पहले वाला डबल बॉन्ड रहेगा, अब ये इस साइड से यानी कि COH ग्रुप से ये 9th पोजीशन पर है और ये 12th पोजीशन पर है, और अगर इधर से शुरू किया हमने ओमेगा साइड से तो पहले ये वाला आने वाला है, तो ये पोजीशन आएगी सपोज 6, तो आपको 6 ओमेगा कहना है इसको। ठीक है, 6 ओमेगा कहना है। देन 18 कार्बन 2 बॉन्ड्स, लेकिन ट्रांस, डेल्टा 9 एंड डेल्टा 12, इलियाडिक एसिड, जो कि कोकोनट मिल्क में प्रेजेंट रहता है, इसको भी आप ओमेगा 6 कहोगे, राइट। तो ऐसे करते करते काफी सारे हैं,
हम इम्पोर्टेंट देखेंगे। सिस डेल्टा 5, डेल्टा 8, डेल्टा 11, डेल्टा 14 अरेकिडोनिक एसिड, जो कि अगेन ओमेगा 6। ऑल दीज आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आप इसको मूफा भी कह सकते हैं, इसको पूफा भी कह सकते हैं, ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो मूफा एंड saturated fatty acid, these are non essential for us। नॉन इसेंशियल इसलिए क्योंकि हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो हमारे लिए इसेंशियल है। हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए पूफा हमको एक्सटर्नली लेने पड़ेंगे। तो ये तो याद रखने वाली चीजें हैं, थोड़ा आप इसको बार बार देखोगे तो आपका उतना क्लियर हो जाएगा। बट जो मेन चीज है एग्जाम ओरिएंटेड वो अब आ रही है, विच इज इकोसैनॉइड्स। इकोसैनॉइड्स, दीज आर दी chemical compounds that are derived from arachidonic acid, that is 20 carbon polyunsaturated fatty acid। Plasma membrane is made up of phospholipid, and that phospholipid is having the polyunsaturated fatty acid, which is arachidonic acid। ये सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है अरेकिडोनिक एसिड चेन, and these arachidonic acid chain are attacked by an enzyme which is known as phospholipase A2। Phospholipase A2, and because of attack of this phospholipase A2 enzyme, this arachidonic acid becomes free, right? यहाँ से वो टूट जाएगा and there will be free arachidonic acid, and on this free arachidonic acid two types of enzyme can show their activity। Number one is cyclooxygenase, and another is lipooxygenase। साइक्लोऑक्सीजनेस जो कि फ्री अरेकिडोनिक एसिड से प्रोड्यूस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन H2, and this prostaglandin H2 is later converted into three types of other chemicals: prostaglandin, prostacyclin, and thromboxane। Among which prostaglandin and prostacyclin are regarded as local pain signaling hormones। जिसके रिसेप्टर्स रहते हैं GPCR। These receptors tell the brain that there has been an inflammation and are responsible for pain sensation। जैसे कि सपोज हमको कहीं कांटा चुभ गया तो एक मैकेनिकल डैमेज हो गया, और मैकेनिकल डैमेज होने के बाद वहां पर हमें दुखने लगता है, तो दैट इज बिकॉज वहां पर जो लोकल पेन सिग्नलिंग हॉर्मोन्स है प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टासाइक्लिन्स वो तैयार हो चुके हैं, और सेल्स के ऊपर प्रेजेंट GPCR
रिसेप्टर्स के ऊपर जाके वो अटैच हो चुके हैं, जिससे कि अब सेल ब्रेन की तरफ स्टिमुलस या वो एरिया ब्रेन की तरफ स्टिमुलस सेंड करता है कि देखो यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो चुका है, यहाँ पर पेन सेंसेशन हो रहा है। ठीक है, so this is the activity of cyclooxygenase. Now talking about the activity of lipooxygenase. Lipooxygenase will convert arachidonic acid into leukotriene B4 and leukotriene D4, leukotriene B4 and leukotriene D4, and both of these are responsible for bronchoconstriction, that is जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो यहां पर होगा। ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन, दैट मीन्स जो ब्रोंकियोल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, उनका ल्यूमेन कम होगा, जिससे एयर पैसेज के लिए दिक्कत जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि एस्थमेटिक अटैक आ जाए। ठीक है, एस्थमेटिक अटैक। नाउ टॉकिंग अबाउट सम केमिकल्स which can inhibit conversion of free arachidonic acid into prostaglandin H2 and leukotriene B4 and D4. Cyclooxygenase activity is inhibited by methyl salicylate, which are normally known as NSAIDs. NSAID, that means non-steroidal anti-inflammatory drugs. Non-steroidal anti-inflammatory drugs. और इसके एग्जाम्पल आते हैं एस्पिरिन एंड डिस्प्रिन। एस्पिरिन एंड डिस्प्रिन। Lipooxygenase activity is inhibited by prednisone and meclofenamate. Prednisone and meclofenamate. Right? So this is very much important. यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इस चार्ट को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, now talking about the types of lipids, and the types of lipids will be covered in the next lecture.